डाला, जहाँ खलीफा राशिदीन के ज़माने की पुरानी कहानियाँ आज भी हवा में घुली हुई। ये एक ऐसा शहर था जहाँ एक तरफ सोने और जवाहरात की चमक थी, वहीं दूसरी तरफ मट्टी की कच्ची बस्तियों में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। दरियाए तलजा के मशरकी किनारे से कुछ दूर तंग गलियों में एक पोशीदा सी इमारत थी जो फिरोज़ नामी एक 25 साला नौजवान चक्कीबान की मालिकियत और उसका कमाल थी। फिरोज़ का बदन मेहनत और मशक्क़त की गवाही देता था। इसके कंधे आटे की बोरियों का वज़न उठाकर मजबूत हो चुके थे और इसके चेहरे पर हमेशा मट्टी और आटे की एक हल्की सी तह जमी रहती थी, जो इसकी सहज ज़िंदगी का निशान थी। फिरोज़ की चक्की बहुत पुरानी थी, लोहे के खुरदरे पट्टे और पत्थर की बड़ी सिलटें रगड़कर आटा पीसा करती थी। इसकी आवाज़ गली में दूर दूर तक गूंजती रहती थी। गोल इसकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक पोशीदा चक्की, एक छोटा सा कच्चा मकान और इसकी छोटी बहन जुलेहा की उम्र 18 बरस थी, मगर पिछले 1.5 साल से वो एक लाइलाज बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। फिरोज़ की तमाम तर कमाई सिर्फ जुलेहा के इलाज और बामुश्किल दोनों वक्त की रोटी पर खर्च हो जाती। फिरोज़ का सबसे बड़ा सरमाया इसका सब्र और ईमानदारी थी। बाजार के दूसरे चक्कीबान अक्सर आटे में रेत या नाकस अनाज मिलाकर ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, मगर फिरोज़ ने हमेशा इस हलिएबाजी से परहेज़ किया। इसका मानना था कि भूख लगी हो तो पानी पी लेना बेहतर है, मगर मेहनत के रिज़्क़ को हराम की आमेज़श से गंदा नहीं करना चाहिए। हर रात जब चक्की की आवाज़ थम जाती, फिरोज़ दरजा के किनारे जाता, वहीं एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर वो ठंडी हवा में अपने ख्वाब सुनाता। वो अपनी बहन के अच्छे इलाज और एक दिन अपनी मेहनत से इस गुर्बत को तोड़ने का ख्वाब देखता। चक्की के काम में सबसे अहम गाहक मलक हुसैन थे। वो बगदाद के मशहूर तरीन और अमीर तरीन ताजरों में से एक थे। मलक हुसैन का मजाज थोड़ा तंदन और इनका मेयार बहुत ऊंचा था। इनका सारा माल जो मुल्क शाम, फारिस और मिस्र से आता था, फिरोज़ की चक्की पर पीसता था। फिरोज़ के लिए मलक हुसैन का काम रग जान की हैसियत रखता था। अगर वो हाथ से निकल गया तो फिरोज़ का कारोबार फ़ौरन बैठ जाएगा। एक सख्त दोपहर को मलक हुसैन का कारिंदा अबू सलीम, जो अपने मोज़ज़ लहजे के लिए मशहूर था, आटा लेने आया। आटे की बोरी चेक करते ही इसके तेवर चढ़ गए। फिरोज़ अबू सलीम ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये कैसा आटा है? इसमें काली मिट्टी के टुकड़े हैं और दाने भी साफ नहीं हैं। ये आटा मेरे आटे की रेशमी लचकदार रोटियों के लिए मुनासिब नहीं। फिरोज़ ने आजिज़ी से अपना सर झुकाया। अबू सलीम भाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अच्छे अनाज का ज़ख़ीरा खरीदने की शिकस्त नहीं। मैं जो दाना कम कीमत पर ख़रीदता हूँ वो पुराना होता है और इसमें कसरत से जड़ी बूटियों और मिट्टी के कच्चे टुकड़े निकलते हैं। मैंने अपनी बसात पर कोशिश की है कि उसे साफ़ करूँ। अबू सलीम तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, अगली मरतबा अगर आटे का यही मेयार रहा तो हम अपना काम हालांकि दूसरे चक्कीबान को दे देंगे। तुम्हें मालूम है कि हालांकि चक्कीबान कम कीमत पर भी आला मेयार देते हैं। ये धमकी फिरोज़ के दिल पर तीर की तरह लगी। अगर मलक हुसैन का ठेका चुन लिया तो जुलेहा का इलाज रुक जाएगा और शायद वो अपने मकान का किराया भी अदा न कर पाएगा। फिरोज़ ने इस रोज़ चक्की के बैठे के सामने देखता रहा और बैठा। इसकी आंखें खाली थी। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, क्या ये सब बेसूध था? क्या गरीब को जिंदा रहने के लिए हमेशा झुकना पड़ेगा? इसी रात फिरोज़ ने एक सख्त फैसला किया कि इसने तय किया कि वो अपनी पूरी कुव्वत से एक एक दाना अलग करके अगले दिन के लिए अनाज को साफ करेगा। वो चाहता था कि मलक हुसैन का दिल जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ाती तश्कील के लिए आला से आला मेयार पेश करे।
पिछले पैर जब चांद की रोशनी छत के छोटे से तजोवन से झलक कर रही थी, फेरोज आटे को एक बारीक कपड़े के जरिए छान रहा था। इसकी उंगलियों ने कई बारीक कंकरियां और मिट्टी के लोथड़े अलग किए जब अचानक इसके हाथ में एक चीज आई जो पत्थर तो थी मगर आम पत्थर जैसी नहीं थी। इसने उसे उठाया। वो एक छोटा सा मगर चमकता हुआ शफाफ हीरा था। वो इतना नन्हा था कि अगर फेरोज तक पे ध्यान हो जाता तो वो यकीनन चक्की के पीछने के नीचे रिगड़ जाता। फेरोज की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने हीरा सूरज की पहली किरण की सिमत ऊंचा किया। इसके अंदर से कोसे कज़ा जैसे रंग फूट रहे थे। एक लम्हे के लिए फेरोज का जिस्म कांप गया कि इसके दिमाग में सैकड़ों ख्यालात का हजूम था। एक हीरा, एक छोटा सा हीरा, ये एक ही हीरा जुलैखा के कई सालों के इलाज का खर्चा दे सकता है। ये चक्की को जदीद बना सकता है। ये बगदाद के बेहतरीन मोहल्ले में एक छोटा सा मकान खरीद सकता है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आया, किसका था, ये कहाँ से गिरा। शैतान ने सरगोशी की, ले लो, खुदा ने तुम्हारी मेहनत का इनाम भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी ज़मीर की आवाज़ गूंजी, ये तुम्हारा नहीं, ये चोरी है, ये झूठ है। तुमने गुर्बत में सब्र किया, अब तुम लालच में गर्क हो जाओगे। फेरोज ने जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, एक लंबी आह निकाली। वो हीरा यकीनन मलक हुसैन के अनाज की किसी बोरी से गिरा होगा जो किसी दूसरे शहर से आया होगा और मलक हुसैन की निगरानी में इसकी चक्की पर पहुंचा होगा। रात का बाकी हिस्सा फेरोज ने हीरा अपनी आंखों के सामने रखकर गुजार दिया। वो रात फेरोज की ज़िंदगी की सबसे तवाइल रात थी। इसने फैसला किया कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए ईमानदारी को गिरवे नहीं रखेगा। अगली सुबह फेरोज ने एक कपड़े के टुकड़े में हीरा लपेटा और मलक हुसैन के वसी पुरसिस्वा महल की तरफ चल दिया। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। पहरेदार ने फेरोज को हकारत से देखा, जो आटे के धूल से पड़ा हुआ था और पाँव में टूटी हुई जूतियाँ पहने था। ऐ चक्कीबान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, ये तुम्हारी गली नहीं है। मुझे मलक हुसैन से मिलना है। फेरोज ने आजिज़ी से कहा। इनके सामान में एक बहुत अहम चीज़ रह गई थी जो मुझे वापस करनी है। पहरेदार हंस पड़ा। तुम मलक हुसैन के सामान में से जाओ अपना काम करो। इनका माल तो सोने और चांदी से तोला जाता है। तुम्हारे पास क्या होगा? कोई पुरानी मर्सिया या खराब चम्मच? बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद फेरोज का पैगाम किसी तरह अंदर पहुंचा। कुछ देर बाद एक मगरूर खादम आया और फेरोज को महल के एक कोने में खड़ा कर दिया गया। आखिरकार मलक हुसैन बाहर आए। वो एक चमकदार लिबास में मबलूस थे और इनकी आंखों में एक सरवर और शक्नी मजाज झलक रहा था। क्या है? मलक हुसैन ने बेरज़ारी से पूछा। मैं अपने दिन का अहम काम कर रहा था और तुमने मेरे मुलाजमों को परेशान कर रखा है। फेरोज ने बगैर किसी झिझक के अपना हाथ बढ़ाया और कपड़े में लिपटा हुआ हीरा मलक हुसैन की हथेली पर रख दिया। मलक ने मालिक, ये कल आपके दाने से मिला। मुझे लगता है कि ये आपके किसी बड़े तजारती सामान का हिस्सा है। ये आपकी अमानत है। मलिक हुसैन ने हीरा उठाया। इनकी आंखों में फ़ौरन एक चमक दौड़ गई। वो हीरा तो इनके लिए भी बहुत बड़ा था, जो कई साल पहले एक ईरानी काफिले से लापता हो गया था और वो उसे भूल चुके थे। वो इस हीरे की कदर जानते थे। मलिक हुसैन ने हीरे को एक बार देखा, फिर फेरोज के सर से पाँव तक देखा। वो इस फेरोज को देख रहे थे जिसकी बहन बीमारी से लड़ रही थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके घर में बामुश्किल 2 वक्त का अनाज आता था। वो देख रहे थे कि इस शख्स ने अपनी तकदीर बदलने का मौका सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की खातिर छोड़ दिया। मलक हुसैन के सख्त चेहरे पर एक गैर मामूली नरमी आई। इनकी आवाज़ में एक ऐसा जोश था जो इससे पहले कभी नहीं सुना गया था।
فیروز نے یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم نے اس سے میری تمام دولت کے برابر قیمت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی ہے۔ فیروز نے سر جھکا کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ لیکن میں ایک غریب چکی بان ہوں، چور یا جھوٹا نہیں ہوں۔ میری غربت صرف میرے جسم میں ہے، میرے جسم پر ہے، میری روح پر نہیں۔ ملک حسین نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایمانداری اس شہر میں یہ ہیرا اسے سے بھی زیادہ نیاب ہے۔ فیروز سے یہ ہیرا اب سے یہ تمہارا ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس نے تمہارا امتحان لیا اور تم جیت گئے۔ فیروز حیران و پریشان تھا، میں اسے قبول نہیں کر سکتا مالک، کرنا پڑے گا۔ ملک حسین نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری نیت کی قیمت ہے، جاؤ اس سے اپنی بہن کا علاج کرواؤ۔ آج کے بعد تم صرف میرے چکی بان نہیں، میرے ایماندار ساتھی ہو۔ تمہارے آٹے کا معیار آج سے بہترین ہو گیا۔ فیروز ہیرا لے کر اسی شام واپس آیا۔ زلیخا کے آنسو اور دعاؤں کے ساتھ اس نے ہیرا بیچا اور فوراً اس کے علاج کا بندوبست کیا۔ بغداد کے بہترین حکیم کے علاج اور اچھی غذا نے زلیخا کو تیزی سے صحت مند کر دیا۔ ملک حسین اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے فیروز کو اعلیٰ ترین اناج خرید کر دیا اور اس کی چکی کو جدید بنانے میں مدد کی۔ فیروز دن رات محنت کرتا اور ملک حسین کی تجارت کے ذریعے اس کا نام پورے شہر میں پھیل گیا۔ تھوڑی ہی عرصے میں فیروز اب ایک غریب چکی بان نہیں رہا، وہ ایک معزز تاجر بن چکا تھا۔ لیکن اس نے اپنی سادہ زندگی نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی پرانی چکی نہیں بیچی بلکہ اسے اور بھی بہتر بنایا۔ فیروز کی کہانی بغداد کی ہر گلی میں ایک سبق بن گئی۔ بغداد میں ایک ایسا چکی بان ہے جو لاکھوں کی دولت کو ٹھکرا کر اپنی سچائی پر قائم رہا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ محنت، صبر اور ایمانداری سے کمایا ہوا رزق چوری کے ہیرے سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ اس نے اپنی محنت کی کمائی سے زلیخا کی شادی کچے گھرانے میں کی اور فیروز نے اپنی بستی میں دیگر غریبوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹا سا خیراتی ادارہ بھی کھولا، جہاں وہ ہر غریب کو صاف اور سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بناتا تھا۔ فیروز نے غربت کی خاک کو تو دھو ڈالا مگر اس نے اپنی خاکساری اور اپنا اخلاق کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ دریائے درجہ کے کنارے پر جا کر سکون محسوس کرتا، لیکن اب اس کے دل میں مایوسی نہیں بلکہ خدا کا شکر اور اطمینان تھا۔